झारखंड एक ऐसा राज्य जहां की राजनीति हमेशा से ही रोमांचक और चुनौतियों भरी रही है। 24 साल के इस सफर में एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा जो चुनाव जीतने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन सका हो या अपने 5 साल का कार्यकाल को पूरा किया हो। लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने इस धारणा को तोड़ते हुए अपना कार्यकाल पूरा किया और अब 2024 के चुनाव का दौर नजदीक है। ऐसे में यह चुनाव जो और भी दिलचस्प होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की चाल में भी बदलाव दिखने लगा है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में वापस आने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपनी खोई हुई सत्ता को वापस पाने के लिए सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ सत्ता की जंग नहीं है, ये चुनाव झारखंड के लाखों लोगों के अधिकार, विकास और पहचान की भी लड़ाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे केंद्र में होंगे, कौन सी पार्टी जनता का दिल जीत पाएगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड के लोग इतिहास दोहराएंगे या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। झारखंड की राजनीति हमेशा से ही अस्थिरता, गठबंधन और सत्ता परिवर्तन का केंद्र रही है। 2000 में बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना, तब से लेकर अब तक यहाँ की सरकारें बनती और गिरती रही है। आदिवासी मुद्दे, नक्सलवाद और विकास की राजनीति ने हमेशा से यहाँ की राजनीतिक माहौल पर गहरा छाप छोड़ी है। लेकिन 23 साल बीत जाने के बावजूद झारखंड की सरकारें इन समस्याओं से निपटने में नाकाम रही है और यही कारण है कि यहाँ की राजनीति में स्थिरता कभी नहीं रही। अब अगर हम 2014 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी और रघुवर दास झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2019 के चुनाव में स्थिति पूरी तरह बदल गई। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसका कारण था पार्टी की अपनी गलतियां। एक और राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल जाना। 42 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है। बीजेपी के लिए सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। महागठबंधन, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी शामिल थे, उन्होंने बीजेपी की गलतियों का पूरा फायदा उठाया और चुनाव जीतकर सरकार बनाई। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने ऐसी कौन सी गलतियां की थी। पहला कारण था महागठबंधन का एकजुट होना। 2019 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष पहले से ही एकजुट था। चुनाव से कई महीने पहले ही महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया था और सही दिशा में चुनाव प्रचार भी किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आखिरी समय तक आजसू से गठबंधन को लेकर कंफ्यूज रही, जिससे सीट बंटवारे और चुनाव प्रचार में देरी हुई। नतीजा ये हुआ कि कई सीटों पर आजसू ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। दूसरा कारण था स्थानीय मुद्दों की अनदेखी। बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस किया, जबकि महागठबंधन ने लगातार स्थानीय मुद्दों और आदिवासी हितों की बात की। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था गैर आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरे के साथ चुनाव में उतरना। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। महागठबंधन ने आदिवासी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में हेमंत सोरेन को सामने रखा, जबकि बीजेपी के रघुवर दास गैर आदिवासी थे। इस वजह से आदिवासी वोट बीजेपी के खिलाफ गोलबंद हो गया। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण और काश्तकारी कानून में बदलाव का मुद्दा भी बीजेपी के खिलाफ गया। आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी के इस फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया और इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ा। और अब जब 2024 का चुनाव पास आ रहा है तो हेमंत सोरेन के सामने एक बार फिर से चुनौती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कोरोना महामारी, आर्थिक संकट और बेरोजगारी जैसे चुनौतियों का सामना किया। साथ ही उन्हें जमीन घोटाले और भ्रष्टाचार का भी आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके सहयोगी दल के कई नेताओं पर ईडी ने छापा मारा, करोड़ों रुपये बरामद हुए। एक तरफ महागठबंधन भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार में आई थी और उन्हीं के पार्टी के नेता इनमें संलिप्त पाए गए। आगामी चुनाव में बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठाएगी। साथ ही जेएमएम पार्टी के दिग्गज नेता चंपई सोरेन की बगावत ने
पूरे महागठबंधन को संकट में डाल दिया। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तब चंपाई सोरेन को सीएम बनाया गया था, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से छूटे वैसे कुछ ही दिनों में चंपाई सोरेन को सीएम पद से हटाकर हेमंत सोरेन को फिर से सीएम बना दिया गया, जिसे लेकर बीजेपी इसे परिवारवाद का मुद्दा बनाया और आगे चलकर ये कदम जेएमएम के लिए काफी भारी पड़ी। चंपाई सोरेन जेएमएम से अलग होकर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। जब तक यह वीडियो बनाया गया है तब तक चंपाई सोरेन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हो सकता है ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन का कोल्हान क्षेत्र में जो प्रभाव है वो किसी से छिपा नहीं है। इस क्षेत्र में उन पर एक मजबूत जनाधार है। अगर वो जेएमएम छोड़ते हैं तो पार्टी की पकड़ इस क्षेत्र में कमजोर हो सकती है। इसका सीधा असर अगले चुनाव में दिखाई दे सकता है। याद रखिए, राजनीतिक में एक हर वोट मायने रखता है और एक क्षेत्र का वोट बैंक खोना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। झारखंड की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक की एक खास जगह है और चंपाई सोरेन इस समुदाय में एक सम्मानित नेता हैं। उनकी विदाई जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक को हिला सकती है। अगर आदिवासी वोटर्स का झुकाव दूसरी पार्टी की ओर होता है तो ये जेएमएम के लिए चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है। सोचिए, अगर एक नेता पार्टी छोड़ने की सोच रहा है तो बाकी नेता पर इसका क्या असर होगा। आखिर में अगर चंपाई सोरेन जैसे प्रभावशाली नेता का समर्थन जेएमएम को नहीं मिलता तो इसका असर चुनाव में दिखेगा। सीटों का नुकसान होगा और इससे पार्टी की ताकत कमजोर हो जाएगी। राजनीति में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता और अगर सीटें कम हो जाए तो सत्ता से भी दूर होना पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी। पिछली हार से सबक लेते हुए वे इस बार आदिवासी समुदाय पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा या झारखंड की राजनीतिक में कुछ नया देखने को मिलेगा? ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं बल्कि हर उन झारखंडियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने राज्य के भविष्य के लिए चिंतित हैं। आने वाले महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा।